बारिश में गरीब बेटी के चटपटे छोले भटूरे। अरे बहू, जरा खिड़की से बाहर जाकर देख तो सही, अभी तक बेटा घर क्यों नहीं आया? बाहर तो मूसलाधार बारिश शुरू हो रही है। हाँ माँ जी, मैं कब से दरवाजे की तरफ ही देख रही हूँ। माँ, आप भी हर बात पर इतना घबरा क्यों जाती हो? भैया बड़े हैं, अपना रास्ता संभाल ही लेंगे, वो आ ही रहे होंगे थोड़ी देर में। अरे दीदी, आज तो वो मजेदार छोले और भटूरे का सारा सामान लेकर आएंगे, मैंने उन्हें सुबह ही याद दिला दिया था। तू तो हर वक्त बस खाने पीने की ही बातें करती रहती है। अरे हाँ दीदी, मुझे पहले से ही पता था कि जब आज आसमान ऐसा मेहरबान होगा तो मैं भैया से जिद करके छोले भटूरे का सामान मंगाऊंगी, और भैया मेरी बात कभी नहीं टालते हैं। तभी आकाश भीगते हुए अंदर कदम रखता है। उसके बदन पर पुराना नीला रेनकोट पानी से लबालब भीगा हुआ है और उसके कंधों से लगातार पानी टपक रहा है। अरे मेरे लाल, तू तो इस रेनकोट को पहनने के बाद भी पूरी तरह से भीग गया है। हाँ माँ, आज सचमुच बारिश का जोर बहुत ज्यादा है। आकाश अपने हाथ में पकड़ा हुआ भारी पन्नी का थैला अपनी पत्नी की तरफ बढ़ाते हुए, लो, ये रहा तुम्हारा सारा सामान। तुम लोगों ने जो जो मंगवाया था मैंने सब ठेले वाले से खरीद लिया है, अब जल्दी से इसे बना लो। अरे वाह, इतनी बारिश में भी आप अपनी बहन की फरमाइश नहीं भूले। लाइए थैला मुझे दीजिए और कपड़े बदलिए जाकर। भाभी, अब जल्दी से किचन में जाओ और गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाओ। इस बारिश के मौसम में छोले भटूरे खाने का मजा ही कुछ और है। नहीं माया, छोले भटूरे आज मैं नहीं बना पाऊंगी, आज काया के हाथों से ही बनवाते हैं। इसके हाथों के छोले भटूरे का जो तीखा और चटपटा स्वाद है, वैसा कोई दूसरा नहीं बना सकता। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। काया के हाथों के मसालों का जादू ही अलग है। काया, आज तुम ही चटपटे छोले भटूरे बनाकर हम सबको खिलाओ। ठीक है भैया, अगर आप सब कहते हैं तो आज रसोई की कमान मैं ही संभालती हूँ। लेकिन भाभी तो प्रेग्नेंट है, माया तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। अरे पगली, मैं कोई पूरा पहाड़ थोड़ी उठा रही हूँ, बैठकर बस छोटा मोटा काम कर दूंगी, बाकी सारा कमाल तू देख लेना। वीणा अपने दोनों नंदों के साथ रसोई में जाती है। फिर काया मिट्टी का चूल्हा जलाती है और छोले में हल्दी नमक डालकर उसको चूल्हे पर उबलने के लिए रख देती है। उसके बाद वो अलग अलग मसाले थाली में इकट्ठे करने लगती है। उसे देखकर वीणा, मसालों का क्या प्लान है? तुम हमेशा की तरह इस बार भी वो खास खड़े मसाले भूनकर ही पीसोगी ना? हाँ भाभी, वही तो असली राज है। बिना भुने मसालों के छोले में वो बात कहाँ आती है। मैं तवे पर थोड़ी सी मिर्च, धनिया, बड़ी इलायची, जावित्री और जीरा धीमी आंच पर सेक कर सिलबट्टे पर पीस कर ही छोले में मिलाती हूँ। ऐसा कहकर काया तवे पर मसालों को भुनने लगती है। थोड़ी देर बाद मसालों से एक सौंधी और तीखी खुशबू पूरे कमरे में फैलने लगती है। वो उन भुने हुए मसालों को सिलबट्टे पर रखकर बारीक पीसना शुरू कर देती है। सच में दीदी, इस सिलबट्टे के पिसे मसालों की महक ही कुछ और होती है। मिक्सी के पिसे मसालों में तो स्वाद कभी आ ही नहीं सकता जो इस सिलबट्टे के पिसे मसालों में आता है। इस बीच मीणा ने एक परात में मैदे और दही का आटा तैयार करके रखते हुए, लो भाई, भटूरे का ये आटा मैंने दही और थोड़े से तेल के साथ अच्छे से मल दिया है। अब इसे 2 घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं, तब तक ये बिल्कुल नरम और खमीरदार हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाभी, अब मैं तब तक 3 अलग अलग तरह की मजेदार सलाद तैयार करती हूँ। छोले भटूरे के साथ वैरायटी ना हो तो मजा अधूरा रह जाता है। काया चने उबालने के बाद तेजी से प्याज तलती है और जल्दी से सारे सूखे मसाले मिलाकर उन्हें प्याज में डाल देती है और मसाले को भूनकर उनके अंदर छोले डालकर ऊपर से हरा धनिया और सूखा मसाला छिड़क देती है और इस तरह छोले बनकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद अपनी भाभी के साथ मिलकर तेल में गर्मा गर्म भटूरे छान लेती है और तीनों मिलकर बाहर लगी चटाई पर छोले भटूरे परोस देते हैं। वही बाहर 2 पड़ोसने वहां से गुजरते हुए, अरे ममता बहन, आज तो बारिश ने सचमुच हद कर दी है। रास्ते में पूरा पानी भर गया है, पैर रखना भी मुश्किल हो गया है। हाँ बहन, बिल्कुल सही कह रही हो। सोच रही थी कि कहीं किसी के घर जाकर थोड़ी देर रुक जाए, पैर भी थक गए हैं। अरे रुको रुको, ये क्या शानदार खुशबू आ रही है, सूंघो जरा। लगता है पास वाले घर में कुछ बहुत ही स्वादिष्ट पक रहा है। अरे हाँ, ये तो पक्का छोले भटूरे की महक है, और इतनी जबरदस्त खुशबू काया ही बना सकती है। चलो बिना बुलाए ही सही, जरा अंदर चलकर देखते हैं। वैसे भी इस मौसम में गर्मा गर्म छोले भटूरे मिल जाए तो दिन बन जाए। भावना और ममता दोनों सीधे आकाश के घर में आती हैं। उन्हें देखकर माधुरी, अरे भावना जी और ममता जी, आइए आइए। इस मूसलाधार बारिश में अचानक इधर कैसे आना हो गया? बैठिए अंदर। अरे माधुरी बहन, पूछो ही मत। तुम्हारे घर के पास से गुजर रहे थे, तभी तुम्हारी रसोई से ऐसी छोले भटूरे की खुशबू आई कि हमारे कदम खुद ब खुद खींचे चले आए। काया बेटी के हाथों का जादू ही ऐसा है कि मोहल्ले का बच्चा बच्चा इसकी खुशबू से पहचान जाता है कि आज इनके यहाँ कुछ खास बन रहा है। अरे चाची जी, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। हाँ, बस मैं खाना ही लगा रही हूँ, आप दोनों भी खा लीजिए। सभी लोगों के साथ भावना और ममता भी चटाई पर बैठकर गर्मा गर्म छोले भटूरे खाती हैं और छोले भटूरे खाकर तारीफ करते हुए भावना,
वाह क्या गजब स्वाद है। सच कहती हूँ, ऐसा चटपटा और मसालेदार स्वाद मैंने बड़े बड़े ढाबों या होटलों में भी कभी नहीं चखा। बिल्कुल सही काया बेटा, तेरे हाथों में वाकई भगवान ने कोई खास हुनर दिया है। पेट भर गया लेकिन मन अभी भी और खाने की जिद कर रहा है। भावना और ममता भरपेट छोले भटूरे खाकर वहां से चली जाती हैं। वहीं सभी परिवार वाले भी छोले भटूरे खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग रात के बचे हुए छोले भटूरे खाते हैं। नाश्ता करने के बाद वीणा बर्तन समिति लगाती है। तभी माया, अरे भाभी, आप आराम से बैठिए, मैं सारी बर्तन धो देती हूँ। आप अपना और आने वाले बच्चे का ख्याल रखिए। तू रहने दे माया, तेरा कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है और तू जल्दी से अपनी किताबें उठा और कॉलेज के लिए निकल, वरना लेक्चर छूट जाएगा। तुम तो जानती हो ना, बाबूजी जिंदा थे तो हमेशा कहा करते थे कि मैं तो अपनी छोटी बेटी को खूब पढ़ाऊंगा, तो तुम उनका सपना पूरा करो बस। ठीक है दीदी, मैं कॉलेज निकलती हूँ। ऐसा कहकर माया कॉलेज के लिए निकल जाती है। फिर आकाश सभी से, चलो अब मैं भी अपने काम पर निकलता हूँ। आज नदी किनारे वाले पत्थर काटने का ठेका समय पर पूरा करना है। आकाश अपना छोटा सा झोला उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में वो नदी के किनारे बने स्टोन कटर यार्ड में पहुंच जाता है। वहाँ कई और बड़े मजदूर बड़े बड़े पत्थरों को हथौड़ों और मशीनों से तराशने के काम में जुटे थे। अरे आकाश भैया, आज सुबह से मौसम फिर से बिगड़ रहा है और नदी का जल स्तर भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ये रेन कोट भी अब पानी को अंदर आने से नहीं रोक पा रहा है। बहुत ठंडक लग रही है। हाँ हरिया, मैं जानता हूँ, बस ये आखिरी बड़ा पत्थर बचा हुआ है। इसे बीच से काट लूं ताकि आज की मजदूरी पूरी पक्की हो जाए। तू पहले निकल, मैं बस 2 मिनट में पीछे आ रहा हूँ। हरिया अपना सामान समेटकर जाने लगता है। इधर आकाश अकेले ही उस बड़े पत्थर को काटने में लगा हुआ है। तभी अचानक नदी में उफान आता है और पानी का तेज रेला किनारों को पार करते हुए यार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। अरे बाप रे, ये पानी इतनी तेजी से कैसे आ गया? आकाश घबराहट में खड़े होकर जैसे ही पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता है, उसका पैर गीली काई और चिकने पत्थर पर फिसल जाता है। वो संतुलन खो बैठता है और जोर से सीधे नीचे नुकीले पत्थरों पर जा गिरता है। मेरी कमर, बचाओ, मुझे बहुत जोर से चोट लगी है। आकाश की चीख सुनकर आसपास के बाकी मजदूर तुरंत दौड़कर उसकी तरफ आते हैं और उसे उठाकर किनारे लाते हैं। अरे जल्दी करो भाई, जल्दी से कोई ठेला या गाड़ी का इंतजाम करो, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। सभी मजदूर मिलकर एक ऑटो में डालकर आकाश को अस्पताल ले जाते हैं। इधर खबर पाकर आकाश के परिवार वाले भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं। देखिए, जान को कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन इनकी रीढ़ की हड्डी और कमर के हिस्से में फ्रैक्चर आ गया है। कम से कम साल भर तक ये बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठ पाएंगे। इन्हें पूरा आराम चाहिए। डॉक्टर ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। ये सुन वीणा, हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? अगर ये साल भर बिस्तर पर रहेंगे तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ननद जी की फीस, दवाइयों का खर्च और घर का राशन कहाँ से आएगा? किस्मत ने हमारे साथ ये कैसा खेल खेला है। कमाने वाला इकलौता बेटा ही आज चारपाई पर आ गया है। अब भगवान ही जाने हमारा क्या होगा। सभी लोग आकाश को एम्बुलेंस में लेटाकर घर ले आते हैं। अब आकाश अपने ही घर में एक कोने में पड़ी चारपाई पर लेटा हुआ है और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। वो अपने परिवार की इस बेबसी को देखकर अंदर ही अंदर टूट चुका है। हे भगवान, मेरी इस बेबसी और लाचारी का क्या आलम है। पहले ही गरीबी की मार कम नहीं थी और अब इस बिस्तर पर पड़े पड़े मैं अपने ही परिवार को भूखा मरते कैसे देखूंगा। कुछ दिन इसी तरह मायूसी में बीत जाते हैं। एक शाम माया कॉलेज से सीधे घर लौटती है। माँ जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से कॉलेज में कुछ नहीं खाया है। घर में खाने के लिए कुछ है क्या आज? बेटा क्या बताऊं तुझे, घर में तो आज एक दाना तक नहीं बचा है। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो आकाश की दवाइयाँ और दूध में खर्च हो गए हैं। और वहाँ कल कॉलेज की फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। प्रिंसिपल साहब ने साफ कह दिया है कि फीस नहीं भरी तो नाम काट दिया जाएगा। हे भगवान, एक तरफ खाने के लाले पड़े हैं और दूसरी तरफ तेरी पढ़ाई का संकट आ गया है। आखिर हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? जब पेट की आग बुझाने के पैसे नहीं है तो कॉलेज की फीस और पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा? माया, तू कुछ दिनों के लिए अपनी पढ़ाई बंद कर दे। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? पढ़ाई ही तो मेरा एकमात्र सहारा है। अगर वही छूट गया तो मेरा भविष्य में क्या होगा? मैं सोच रही हूँ कॉलेज के बाद कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूं। नहीं माया, तू बिल्कुल ऐसा मत कर। तू अपनी पढ़ाई जारी रख, मैं अपने लिए कोई काम या मजदूरी देख लेती हूँ। घर संभालना मेरी जिम्मेदारी है। हाय रे मेरी तकदीर, आज मेरे जीते जी मेरी बहनों और पत्नी को पैसे के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इससे बड़ा अभिशाप एक मर्द के लिए और क्या हो सकता है? भैया, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कभी कभी घर की बेटियों को भी परिवार का बेटा बनना पड़ता है और इसमें बुराई ही क्या है। मैं कल ही सुबह शहर में काम की तलाश में निकलूंगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही काया काम की तलाश में घर से निकल पड़ती है। गलियों में अभी भी बारिश की नमी है और कीचड़ ने चलना दुश्वार कर दिया है। वो हर दुकान और छोटे दफ्तर में जाकर हाथ जोड़कर नौकरी के लिए मिन्नतें करती है, लेकिन निराशा ही उसके हाथ लगती है। नमस्ते साहब, क्या आपके पास कोई खाली जगह है? मैं कोई भी छोटा मोटा काम कर लूंगी। मुझे बस अपने परिवार के लिए कुछ पैसे चाहिए थे।
अरे लड़की, इस बारिश के मौसम में वैसे ही व्यापार ठप पड़ा है, तू यहाँ काम मांगने आ गई। जा किसी और जगह तलाश कर, यहाँ मेरे पास कोई जगह नहीं है। काया मायूस होकर खाली हाथ वापस घर की ओर कदम बढ़ाती है। इस समय झमाझम बारिश होने लगती है। तभी रास्ते में उसे भावना मौसी छाता लिए हुए मिलती हैं। अरे काया बेटा, तो इस बारिश में भीगती हुई कहाँ जा रही है? देख तेरा पूरा शरीर कांप रहा है। आ जल्दी से मेरे घर के अंदर आजा, थोड़ी बारिश रुक जाएगी तब चले जाना। काया भावना के घर के बरामदे में जाकर बैठ जाती है। भावना उसे पानी पिलाती है और फिर, क्या बात है काया बेटा, तू इतनी उदास क्यों दिख रही है? मुझे बता, क्या परेशानी है आखिर? काया अपनी सारी परेशानी, आकाश की चोट और घर की तंगी का पूरा हाल भावना को बता देती है। मौसी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। काम कहीं नहीं मिल रहा और घर में माँ और भाभी को भूखा देखना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। लगता है मेरी किस्मत में सिर्फ जिल्लत और गरीबी ही लिखी है। बेटा तू इतनी उदास मत हो। भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खोलता है। सब्र रख, वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता। तू हिम्मत मत हार, मैं अभी आती हूँ। भावना अंदर जाती है और कुछ रुपए निकाल कर लाती है और वो उन पैसों को काया के हाथों में थमा देती है। ले बेटा, ये कुछ पैसे रख, इससे अपनी छोटी सी शुरुआत कर। और तुझे काम ढूंढने की क्या जरूरत है? तू तो खुद एक हुनरमंद लड़की है। पर मौसी, मैं इन पैसों से क्या करूंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पगली, तेरे हाथों में वो छोले भटूरे बनाने का जो जादू है, उसका मुकाबला कौन कर सकता है? उस स्वाद के दीवाने तो मोहल्ले के सारे लोग हैं। तू किसी और की नौकरी करने के बजाय खुद का छोले भटूरे का काम शुरू कर। देखना, थोड़े ही दिनों में लोग खुद तेरी दुकान पर खींचे चले आएंगे। छोले भटूरे का काम? क्या ये सच में चल पाएगा? यकीन रख बेटा, अगर तेरी मेहनत में ईमानदारी है तो भगवान तेरी जरूर सुनेगा। जा, आज से ही तैयारी शुरू कर दे। काया एक नई उम्मीद और जोश के साथ घर लौटती है। जब वो घर पहुंचकर ये बात अपनी माँ और भाभी को बताती है तो उनके चेहरों पर भी आशा की एक किरण दिखाई देती है। ये तो बहुत ही नेक विचार है बेटा। तू हुनरमंद तो है ही, फिर हमें डर किस बात का है? हम सब तेरे साथ है। दीदी, आप छोले भटूरे बेचने की तैयारी करो, मैं चटनी और सलाद बनाऊंगी। और मैं भटूरे का आटा तैयार करने और भटूरे बनाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी माया। चलो, आज से ही हम अपनी मेहनत की नई कहानी शुरू करते हैं। अब काया है और माया दोनों बाजार जाती हैं और किराने की दुकान से छोले और सारे सूखे मसाले खरीद लेती हैं। और फिर वो दोनों सब्जी मंडी जाती हैं और धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और हरी धनिया भी खरीद लेती हैं। काया, माया और वीणा तीनों रसोई में जाती हैं और छोले भटूरे बनाने लगती हैं। थोड़ी देर में तीनों मिलकर गर्मा गर्म छोले भटूरे, चटनी और सलाद तैयार कर लेती हैं। उसके बाद हॉल में आकर काया, छोले भटूरे तो हम सबने मिलकर बना लिए हैं, लेकिन उसे बेचेंगे कहाँ? मैंने अपने एक दोस्त से ठेला उधार लेने की बात की थी। मेरा दोस्त ठेला बाहर छोड़कर चला गया होगा। तुम उसी ठेले पर घर के आंगन में ही अपनी छोले भटूरे की दुकान लगा लो। उसके बाद काया, माया और वीणा तीनों मिलकर ठेले पर छोले भटूरे, प्लेट, कढ़ाई, तवा और घर में रखा मिट्टी का तेल का स्टोव रखकर अपनी दुकान सजा लेते हैं। लेकिन तभी अचानक बारिश का मौसम बनने लगता है, जिसे देखकर काया, भाभी, हमने अपनी दुकान तो यहाँ लगा ली, लेकिन बारिश का मौसम बन रहा है और अगर यहाँ पानी भर गया तो हम यहाँ पर छोले भटूरे कैसे बेचेंगे? तभी हाथों में तिरपाल लिए माधुरी वहाँ आती है। लो बेटा, तिरपाल हमने घर में संभाल कर रखा था, आज तुम लोगों के काम आएगा। अब जल्दी से बस कुछ डंडों का इंतजाम करके उसे गाड़ कर उसके ऊपर ही तिरपाल लगा दो, ताकि यदि बारिश हो तो तुम्हारी दुकान खराब ना हो। ये सुनकर काया और माया पड़ोस वालों से घर से बांस के डंडे मांग कर ले आती हैं और उन्हीं डंडों के ऊपर से तिरपाल तान देती हैं और एक बोर्ड भी लगा देती हैं जिस पर लिखा था, छोले भटूरे सिर्फ 30 रुपए प्लेट। इस तरह उनकी दुकान तैयार हो जाती है। उन्हें इंतजार करते हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। तब काया अपनी भाभी से, देखो भाभी, कितनी देर हो गई है और अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। क्या मौसी की बात मानकर मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया है? तू घबरा मत काया, अभी तो हमने दुकान खोली है। खुशबू जब बाहर हवा में फैलेगी तो ग्राहक खुद ब खुद यहाँ रुकेंगे। जैसे ही काया गर्म तेल में भटूरे तलना शुरू करती है, उसकी महक बारिश के मौसम में दूर दूर तक फैल जाती है। तभी वहाँ से गुजरती हुई दो लड़कियाँ रुक जाती हैं। यार, ये छोले भटूरे की खुशबू तो कमाल की है। चलो यहाँ खाकर देखते हैं, बहुत ही शानदार लग रहा है। हाँ, देख तो सही कितनी सफाई से सब कुछ सजाया है। चल 2 प्लेट लगवा दे हैं। दोनों लड़कियां वहां आकर छोले भटूरे लगाने के लिए कहती हैं। काया उत्साह के साथ उन्हें गर्मा गर्म छोले भटूरे, साथ में तीनों रंग की चटपटी सलाद और तीखी चटनी परोसती हैं। लड़कियां स्वाद चखते ही उसकी तारीफों के पुल बांध देती हैं। वाह, क्या बात है! इतने चटपटे और स्वादिष्ट छोले भटूरे तो हमने आज तक किसी बड़े से बड़े होटलों में भी नहीं चखे। आप तो बहुत ही लाजवाब बनाती है। हम तो आपसे रोज यहीं आएंगे। आप लोगों को पसंद आया जानकर बहुत खुशी हुई। आप लोग फिर जरूर आइएगा। सुमन और किरण
छोले भटूरे खाकर उन्हें पैसे देकर चली जाती हैं और अब धीरे धीरे वहाँ और ग्राहक आने लगते हैं। उस दिन के बाद से 3-4 दिन तक काया की दुकान पर अच्छी भीड़ रहती है। वो बहुत खुश थी, लेकिन सावन का महीना अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक एक दिन इतनी तेज बारिश हुई कि घर के निचले हिस्से और आंगन में घुटने तक पानी भर गया। माँ देखो ना, पूरे आंगन में पानी भर गया है, मेरा सामान गीला हो गया है। अब मैं कैसे दुकान लगाऊंगी? आज तो मेरी कमाई भी नहीं हो पाएगी। बेटा, हमारा घर नीचा है, पानी तो भरेगा ही, ये कुदरत की मार है, हमें इसे सहना ही होगा। आज तो दुकान रहने दे, घर में जो है उसी से काम चला लेते हैं। नहीं माँ, कुछ पैसे ही तो बचे हैं, अगर आज दुकान नहीं लगी तो कल का चूल्हा कैसे जलेगा? मुझे इस पानी में ही कुछ जुगाड़ करना होगा। काया हार मानने वाली नहीं है। वो आंगन के भरे पानी में ही किसी तरह ठेले पर अपनी दुकान लगा लेती है। उधर दूसरी तरफ वीणा और माया पहले घर के अंदर से बाल्टियों से सारा पानी निकाल कर बाहर फेंकते हैं और उसके बाद आंगन में आकर वहां का भी पानी निकालने लगते हैं। तभी कुछ ग्राहक वहां आते हैं, लेकिन पानी और कीचड़ देखकर नाक भौं सिकोड़ते हुए, छी छी, इतने गंदे पानी और कीचड़ में बैठकर छोले भटूरे कौन खाएगा? यहाँ तो गंदगी के छींटे पड़ रहे हैं, रहने दो भाई, हमें नहीं खाना। ग्राहकों को जाते देख काया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बेबसी से घर के अंदर आ जाती है। तभी वीणा, माया और माधवी भी वहां आकर बैठ जाते हैं। काया को इस तरह उदास देखकर आकाश, बहन तू उदास मत हो, अगर आंगन में पानी भर रहा है तो क्यों न तू अपनी दुकान चौक के पास वाले हॉकर जोन में ले जाए, वहाँ पानी का इतना असर नहीं होगा और तुझे भीड़ भी ज्यादा मिलेगी। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, मैं कल ही अपना ठेला लेकर चौक पर जाऊंगी। अगली सुबह माया, काया और वीणा पूरी टीम मिलकर उस ठेले को अच्छे से सजाती हैं। छोटी बहन कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त होती है। वहीं घर में गर्भवती भाभी और बीमार भाई होने के कारण माधुरी को उनकी देखभाल करनी होती है, जिस वजह से उसे अकेले ही ठेले पर सारा सामान लेकर चौक पर जाना पड़ता है, जहां पहले से ही बहुत सारे ठेले लगे थे और काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। काया भी अपना ठेला एक सुरक्षित जगह पर लगा देती है। तभी सामने वाली बड़ी दुकान का मालिक बलबीर, जो खुद छोले भटूरे बेचता है, अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर काया की तरफ जलती नजरों से देखकर अपने नौकरों से, अरिया देख जरा, ये कौन सी नई लड़की आ गई है यहाँ, कहीं हमारा धंधा मंदा ना हो जाए। हाँ मालिक, और आप ये तो देखो कि उसके आते ही उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई है और ग्राहक तारीफ भी कितनी कर रहे हैं। हाँ अरिया, बात तो सही कह रहा है, जा जरा पता करके आ कि आखिर ग्राहक इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। जी मालिक, अभी देख कर आता हूँ। हरिया भीड़ में जाकर छोले भटूरे खा रहे ग्राहकों की बातें सुनता है। अरे भैया, इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे तो मुझे कहीं और मिले ही नहीं। हाँ भाई, एक तो इतना लाजवाब स्वाद, ऊपर से इतना सस्ता, सिर्फ 30 रुपए में 2 भटूरे और 1 कटोरा छोले, कहीं और नहीं मिलते। हमारा बलवीर सेठ तो इतने ही छोले भटूरे 100 रुपए में देता है और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता। सही कह रहे हो भैया, अब तो हम छोले भटूरे खाने यहीं आएंगे। हरिया ग्राहकों की बातें सुनकर सेठ जी के पास वापस आता है और सेठ जी को सारी बातें बताते हुए, सेठ जी, ग्राहक तो बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं कि आप तो 100 रुपए प्लेट बेचते हो और वो तो सिर्फ 30 रुपए में इतना स्वादिष्ट खाना दे रही है कि आपका स्वाद उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या 30 रुपए में? ये तो हमारे धंधे को मिट्टी में मिला देगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बलवीर थोड़ी देर को सोचता है, उसके बाद बलवीर खुद काया के ठेले पर पहुंचता है और ग्राहकों के सामने नाटक शुरू करता है। अरे भाई, जरा मुझे भी तो 1 प्लेट छोले भटूरे दे, मैं भी तो खाकर देखूं कि तू कैसे छोले भटूरे बनाती है। जी अभी देती हूँ। अब काया 1 प्लेट में छोले भटूरे, चटनी और 3 तरह की सलाद निकालकर प्लेट सजाकर सेठ जी को दे देती है। बलवीर सेठ छोले भटूरे चखते हुए, क्यों लड़की, क्या बेच रही है या बासी और सड़ा हुआ खाना? देख रहा हूँ तू लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये छोले तो 2 दिन पुराने लग रहे हैं। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी सुबह ही ताज़ा बनाकर लाई हूँ। झूठ मुझे मत सिखा, मैं छोले भटूरे की रग रग से वाकिफ हूँ और तुम लोग इसकी बातों में मत आओ, वरना बीमार पड़ जाओगे। बलबीर की बातों से ग्राहक डर जाते हैं। सेठ जी, सालों से छोले भटूरे बेच रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि छोले भटूरे बासी हैं तो ये बासी ही होंगे। हाँ भाई, चलो चलो, हमें नहीं खाना ये बासी छोले भटूरे, वरना इस बारिश के मौसम में तो हम बीमार पड़ जाएंगे। डरे हुए ग्राहक अपना ऑर्डर कैंसिल करके जाने लगते हैं। काया मायूस होकर खड़ी रह जाती है। तभी एक युवक कबीर, जो भीड़ में खड़ा सब देख रहा था, आगे आता है। मैडम, मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे दे दीजिए, मैं चेक कर देखता हूँ। काया उसे 1 प्लेट छोले भटूरे दे देती है। कबीर बड़े मजे से उसे खाता है और ऊंची आवाज में बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। सेठ जी, आप शायद गलतफहमी में हैं, ये स्वाद तो किसी बड़े रेस्टोरेंट से भी बेहतर है। आप इतने सस्ते क्यों दे रही है मैडम? इसे तो 100 रुपए प्लेट भी बेचा जा सकता है। कबीर की बात सुनकर जो ग्राहक चले गए थे वो भी वापस मुड़ जाते हैं। सब उसकी तारीफ करने लगते हैं और काया से छोले भटूरे खरीद कर खाने लगते हैं। काया को अब कुछ तसल्ली मिलती है। थोड़ी देर बाद फ्री होकर आसपास देखते हुए अपने आप से, अरे कहाँ चला गया वो लड़का जिसने मेरी मदद की? मैं तो उसे थैंक्स भी नहीं कह पाई।
ऐसे ही शाम हो जाती है। काया शाम को अपनी दुकान बंद करती है और घर आकर सारी बातें अपने भैया, भाभी, माँ और बहन को बताते हुए। अगर वो लड़का मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आता तो बलवीर सेठ ने तो आज मेरी सारी दुकानदारी ही खराब कर दी थी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी दुकान अच्छी तरह चल पड़ी। हाँ भाभी, और ये रहे घर के खर्चे के पैसे। माया, ये तेरी फीस और भैया की दवाइयों के पैसे, तो भैया के लिए दवाइयाँ ले आना। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन काया फिर से हॉकर जोन में छोले और भटूरे का ठेला लेकर पहुंच जाती है और अपनी दुकान सजा लेती है। थोड़ी देर बाद काया देखती है कि थोड़ी दूर पर खड़ा कबीर काया का वीडियो बना रहा है। ये देखकर काया मन ही मन, ये लड़का दूर खड़ा होकर मेरी वीडियो क्यों बना रहा है? उसने मेरी मदद की थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी वीडियो बनाएगा। तभी कुछ ग्राहक वहां आकर काया के छोले भटूरे मांगते हुए, दीदी मैंने सुना है कि आप बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती हो, जरा एक प्लेट मुझे भी लगा देना। हाँ भैया, मैं अभी देती हूँ। काया जल्दी जल्दी छोले भटूरे की प्लेट सजाकर ग्राहकों को देती है। सभी ग्राहक छोले भटूरे खाकर काया की तारीफ करने लगते हैं। सामने अपनी दुकान पर बैठा बलवीर सेठ ये सब देखकर अपने नौकर हरिया से, देख रहा हरिया, इस नई लड़की के छोले भटूरे की दुकान तो ज्यादा ही चल रही है, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही काफी देर बीत जाती है और काया की दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। जहां एक तरफ कबीर लगातार छाया की वीडियो बना रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सेठ बलवीर काया की दुकान की भीड़ देखकर जल रहा था। तभी झमाझम बारिश होने लगती है और ग्राहकों का आना कम हो जाता है। उसी समय काया गुस्से में कबीर के पास जाती है। आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं नहीं चाहती कि मेरी दुकान की कोई वीडियोग्राफी हो। मैं तो बस ऐसे ही, खैर अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं बंद कर देता हूँ। कबीर वीडियो बंद कर देता है। इधर हरिया काया की दुकान में जाकर उसके स्टोव के मिट्टी के तेल में पानी मिला देता है। सेठ बलवीर ने उसके कान में हेडफोन लगाकर उसे भेजा था। उसी समय बलवीर देखता है कि काया अपनी दुकान की तरफ वापस आ रही थी। तब सेठ बलवीर हरिया से, हरिया जल्दी कर, वापस आ क्योंकि वो आ रही है। हरिया दौड़कर सेठ जी के पास वापस आ जाता है और कहता है, सेठ जी मैंने उसके स्टोव के तेल में पानी मिला दिया है, अब देखना इसका स्टोव जलेगा ही नहीं, फिर ये छोले भटूरे कैसे बनाएगी। थोड़ी देर बाद जब ग्राहक छोले भटूरे खाने आते हैं तो काया की बहुत कोशिशों के बाद भी स्टोव जलता ही नहीं। वो परेशान होकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन सब बेकार। तभी कबीर वहां पहुंचता है और मामला समझ जाता है। आप परेशान न हो, मैं अभी आता हूँ। कबीर जाता है और 5 मिनट बाद ही एक छोटा गैस चूल्हा लेकर लौटता है और काया को देकर, लीजिए ये गैस लीजिए और इसे लगाकर भटूरे बना लीजिए। जी नहीं, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लेती। जी मैं भी आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, आपको उधार दे रहा हूँ। जब भी आपके पास पैसे आ जाएं तो मुझे लौटा देना। काया कबीर की बात सुनकर वो गैस स्टोव ले लेती है और उसे जलाकर भटूरे तलने लग जाती है और छोले भटूरे लगाकर सभी ग्राहकों को देती है। ग्राहक फिर से छोले भटूरे खाकर काया की तारीफ करने लगते हैं, जिसे दूर अपनी दुकान पर बैठा देख बलवीर अपने नौकर हरिया से, हरिया तेरे सारे काम उल्टे होते हैं, उस लड़की की दुकान तो फिर से चल पड़ी और यहाँ हमारी दुकान पर सिर्फ मक्खियाँ उड़ रही हैं। सेठ जी ये बात तो आप सही कहते हैं, तो क्यों ना हम इन मक्खियों को ही अपना ग्राहक बना ले। चुप कर हरिया, तुझे मजाक सूझ रहा है और यहाँ मैं परेशान हूँ। आखिर वो लड़का बार बार आकर इसकी मदद क्यों कर रहा है। सेठ जी आप अपनी जवानी के दिन याद करो, क्या आपने कभी किसी लड़की की मदद नहीं की? नहीं। फिर आप इस बात को नहीं समझ सकते। तू चुप रह, मुझे बस ये सोचना है कि इसका धंधा कैसे बंद करवाऊं। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को जब काया घर लौटती है तो वो पूरे परिवार को कबीर के बारे में बताती है। वीणा धीरे से मुस्कुराते हुए काया के कान में कुछ कहती है। काया तू चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो लड़का जरूर तुझे पसंद करता है, वरना कोई अजनबी बार बार आकर इतनी मदद क्यों करेगा। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस एक अच्छा इंसान है। लेकिन काया के मन में भी कबीर के लिए एक अलग ही जगह बन चुकी थी। अगली सुबह वो अपनी दुकान लेकर फिर से हॉकर जोन पहुंचती है और गर्मा गर्म भटूरे तलकर ग्राहकों को देने लगती है। सभी ग्राहक छोले भटूरे खाकर काया की तारीफ करते हैं। आसपास की दुकान वाले काया और बलवीर की सारी हरकतें देख रहे थे। वो आपस में बातें करते हैं। अरे भीमा भैया देख रहे हो ना, काया बहन की दुकान कितनी अच्छी तरह चल रही है, और क्यों न चले, इतनी ईमानदार और मेहनती लड़की है, फिर छोले भटूरे भी इतने अच्छे बनाती है। हाँ बोला भैया, तुम सही कह रहे हो, जलन तो उस बलवीर सेठ को हो रही होगी जिसकी छोले भटूरे की दुकान बंद होने की कगार पर है। सभी दुकानदार आपस में बातें करके हंसने लगते हैं। इधर काया की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। तभी कबीर काया के पास आकर, भीड़ काफी बढ़ गई है, यदि आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ग्राहकों को छोले भटूरे देने में। वैसे मैं भी एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया करता था, यदि आपको मेरा काम पसंद आए तो आप मुझे नौकरी पर रख लेना।
काया मुस्कुराकर हाँ कह देती है और कबीर छोले भटूरे बेचने में काया की मदद करने लगता है। काया और कबीर में अब दोस्ती हो चुकी है। काया हर दिन छोले भटूरे की दुकान लगाती है और हर दिन कबीर आकर उसकी मदद करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काया छोले भटूरे बेच रही थी। उसी समय कबीर वहाँ आता है और काया की मदद करने लगता है। तब काया कबीर से, आ गए आप? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? आप इतने दिनों से मेरी मदद कर रहे हैं, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? नहीं काया, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपकी मदद इसलिए करता था क्योंकि मैं आपकी छोले भटूरे की रेसिपी जानना चाहता था। क्या रेसिपी जानना चाहते हैं? लेकिन क्यों? आप तो किसी रेस्टोरेंट में वेटर थे ना, भला किसी वेटर को छोले भटूरे की रेसिपी जानने की क्या जरूरत? नहीं काया, माफ करना, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला था। दरअसल मेरी माँ का एक बड़ा रेस्टोरेंट था। एक बड़े से रेस्टोरेंट के किचन में गंगा देवी सभी कुक को छोले और भटूरे की रेसिपी बनाने के लिए गाइड कर रही थी। देखो, छोले भटूरे का मसाला हमेशा तवे पर भूंजकर सूखा पीसकर ऊपर से डालना है, और हाँ, दही के साथ अच्छे से मसालों को मिक्स करके अच्छी तरह भूनना, और तुम भटूरे का आटा 2 घंटे के लिए गूंथ कर रख दो। उसी समय कबीर वहां आकर, माँ आपको पता है बाहर हमारे रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ है। दिन ब दिन हमारे रेस्टोरेंट के छोले भटूरे की प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही है। हाँ बेटा, तेरी कामयाबी देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। आखिर तेरी माँ भी मैं हूँ और पिता भी मैं। तेरे पिता के जाने के बाद ये रेस्टोरेंट हम दोनों ने मिलकर ही तो संभाला है। ऐसे ही शाम तक कबीर और गंगा रेस्टोरेंट संभालते हैं और शाम को दोनों अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही एक ट्रक से कबीर का एक्सीडेंट हो जाता है और गंगा की मौके पर ही मौत हो जाती है। माँ की मौत के बाद छोले भटूरे की रेसिपी भी उन्हीं के साथ चली गई और तब से मेरे रेस्टोरेंट की सेल भी कम हो गई है। तुम्हारे छोले भटूरे की खुशबू मुझे अपनी माँ के हाथों की खुशबू की तरह लगती है। बस इसीलिए रेसिपी जानने के लिए ही मैं तुम्हारे छोले भटूरे का वीडियो बना रहा था और इसीलिए इतने दिनों से तुम्हारी मदद भी कर रहा था ताकि तुम मुझे छोले भटूरे की रेसिपी सिखा दो। काया कबीर की बात सुनकर भावुक हो जाती है। आप उदास ना हो कबीर जी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। तभी सेठ बलबीर अपनी आखिरी चाल चलता है और हॉकर जोन के मालिक को फोन करके बातें करते हुए, आपके हॉकर जोन में एक नई लड़की ने दुकान लगाई है, आप आकर उससे अपना रेवेन्यू वसूल कर लीजिए। यदि आज आप उसे बिना रेवेन्यू लिए दुकान लगाने देंगे तो कल को ढेर सारे लोग बिना रेवेन्यू के ही दुकान लगाएंगे। शाम को माया अपने ग्राहकों को छोले भटूरे दे रही थी और कबीर उसकी मदद कर रहा था। तभी हॉकर जोन का ठेकेदार कौशल वहां आता है। देखिए, शायद आपको नहीं पता कि हॉकर जोन में दुकान लगाने के लिए 25,000 डिपॉजिट करना पड़ता है। 25,000? लेकिन इस वक्त तो मेरे पास 25,000 नहीं है। तब आप ये अपना ठेला नहीं लगा सकती, आज से इसे हटा लीजिए। तभी कबीर कौशल से, ये लीजिए 25,000 का चेक, ये रेवेन्यू है। कबीर पैसे भर देता है और कौशल वहां से चला जाता है। ये देखकर बलवीर अपने ही हाथों अपना सर पीटने लगता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और काया अपने घर आ जाती है। वो घर पहुंचकर अपने परिवार वालों को सारी बातें बताती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। माया उठकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर कबीर था। कबीर अंदर आता है। तब काया से सभी, माँ भैया, ये ही है कबीर जी। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने हमारी बेटी की इतनी मदद की? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि काया मेरे रेस्टोरेंट में छोले भटूरे बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे आपके रेस्टोरेंट में छोले भटूरे नहीं बनाना है। मैं अपने ही ठेले पर छोले भटूरे बनाकर बेचूंगी। मुझे आपकी जॉब नहीं चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें जॉब नहीं दे रहा, बल्कि मैं तुमसे शादी करके उस रेस्टोरेंट की मालकिन बनाना चाहता हूँ। कबीर की यह बात सुनकर माया शर्मा जाती है और घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। इस तरह काया और कबीर की शादी पक्की हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद शादी करके काया अपनी ससुराल जाकर रेस्टोरेंट संभालती है। कबीर आकाश का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करवा देता है और उसके लिए एक पक्की छोले भटूरे की दुकान बनाकर उसे दे देता है। इस तरह सभी लोग हंसी खुशी जीने लगते हैं।